अब थोड़ा सा डिस्कशन। जी, अब आपकी आवाज़ में थोड़ी सी बेहतरी आई है। तो जी। मिस अनीसा हाँ शफकत, जी। हाँ जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप दोबारा अपना इंट्रोडक्शन कर लें, जी। ताकि ठीक है। जो न्यू जी। कमर्स हैं उन्हें पता चल जाए। जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। My name is Anita Shakar. I have done the MPhil from the University of Agriculture, Faisalabad, and recently I have cleared the test and interview of biology lecturer BS 17. So before continuing this lecture or session, I want to know कि जो मेरे ये ऑडियंस है इसमें से कितने जो क्या ये सारे फीमेल्स हैं? नहीं, सब जी जी। फीमेल्स नहीं है, इसमें जी जी। मेल भी हैं। तो अनीसा, जी। आपका हाँ जो जी। बायोग्राम है, जो बायोग्राउंड है, सॉरी, जी जो बैकग्राउंड जी। है, क्योंकि बायो हाँ, मेरे माइंड में मैं भी था। देख रही हूँ तो बायोग्राउंड। जी जी ठीक है। क्योंकि जो लेक्चर बायोलॉजी है हाँ जी। वो आपकी डिग्री से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, हाँ क्योंकि जी। माइक्रोबायोलॉजी आपकी डिग्री है। हाँ जी। तो आपने किस तरह लेक्चर बायोलॉजी का टेस्ट प्रिपेयर किया? क्योंकि जी। आपके जो हम्म। कंपटीटर्स थे जी। वो बॉटनी के भी थे, जोलॉजी के भी थे। हाँ जी। तो आपको कहीं ये फील नहीं हुआ कि बॉटनी और जोलॉजी वाले जो हैं उन्हें एज है आपके ऊपर? मुझे ये फेल हुआ थ्रू आउट द जर्नी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो ये टेस्ट देने को ही रहने दें क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की ये सीट ही नहीं है। लेकिन मैंने इसको अपना एक कंपटीशन समझ लिया कि क्यों ये बॉटनी जोलॉजी वाले हैं क्यों बायोलॉजी के लिए सिलेक्ट हों। सॉरी टू से मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस में कितने जो लोग हैं, मैं पहले उनका बैकग्राउंड चेक करना चाह रही हूँ, देन मैं अपना जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। ठीक है। इसमें बॉटनी, जोलॉजी और हाँ जी। माइक्रो सब मिक्स हैं। माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब स्टूडेंट्स हैं जी, सब हैं इसमें। क्योंकि मैं इसमें सबको उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग गाइड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उनका बैकग्राउंड पूछना चाह रही हूँ। जी, तो सब मैं बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली, जी ठीक है, मोस्टली यही कहा जाता है कि जी इस सीट के लिए जो है वो बॉटनी या जोलॉजी के ही सिलेक्ट होंगे, आपका जो है वो टेस्ट देना बनता ही नहीं है क्योंकि आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे। ये सिर्फ मिथ है। अगर मैंने अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में ये सोचा है कि अगर आप किसी चीज के लिए डिटर्मिनेशन रखते हो और आपने अपना कोई गोल सेट कर लिया है तो आप उसको अचीव कर सकते हो, जो मर्जी आपकी जिंदगी की जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो। तो मैंने जो है वो एक गोल सेट कर लिया था कि, और मैंने इसको एक कंपटीशन ले लिया था कि मैंने ये करना है, और मुझे उसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स भी आई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा इस चीज से। बॉटनी और जोलॉजी जो है, क्योंकि जो बॉटनी और जोलॉजी है उनको जो है वो एज आ जाता है, उनकी जो है उनकी जो क्वालिफिकेशन की सीट्स होती हैं, जस्ट लाइक अब इसमें जो है लेक्चर बॉटनी भी होते हैं, लेक्चर जोलॉजी भी होते हैं, देन लेक्चर बायोलॉजी में भी उनको इंक्लूड किया जाता है, ये उनको एज होता है। तो इसलिए जो है, और जो ये कहते हैं कि ये जो सीट है इसके अंदर ज्यादा जो है वो बॉटनी जोलॉजी वाले इसलिए सिलेक्ट होते हैं कि उनको जो है उनकी जो स्टडी होती है वो बायोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब में ही बायोलॉजी को प्रॉपर पढ़ाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट थोड़ी सी डायमेंशन है, थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, लेकिन कोर सबका एक ही है, बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी वालों को भी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स सब कुछ ही पढ़ाया जाता है जो कि बायोलॉजी के पेपर में पूछा जाता है। तो इस मिथ को ब्रेक कर देंगे, सिर्फ बॉटनी या जोलॉजी वाले ही इस फील्ड के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, बाकी सारी फील्ड वाले इसके अलावा जो फील्ड हैं वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। जी जी ठीक। इसके अलावा, जी नीज़ा, आप कंटिन्यू करें।
तो अब तैयारी का अगर मैं आपको बताऊँ तो तैयारी मैं जो यही है पूछने लगा एक। था आपसे हाँ कि जी, आपने जब एडवर्टाइज़मेंट देखी, तो हाँ जी। एडवर्टाइज़मेंट देखने के बाद आपने तैयारी स्टार्ट की या पहले की? हुँ, और अगर हुँ। अगर बाद में की, तो क्या माइंड में रख के की और पहला स्टेप क्या लिया? यानी स्टेप बाय स्टेप आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जी, जी। एडवर्टाइज़मेंट से लेके रिटर्न तक हाँ, आपने क्या किया? ठीक है। एडवर्टाइज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो है सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट तक का ये प्रोसेस नहीं कि ये वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है कि जब मैं पढ़ रही थी, मैंने तब भी अपना एक गोल सेट कर लिया था कि मुझे ये चीज़ जो है वो करनी है। इसलिए तभी जो साथ-साथ मेरी चीज़ें चल रही थी, मैं उनमें फुल डिटर्मिनेशन दे रही थी, क्योंकि मेरा उसके बाद एंड गोल जो था वो यहाँ था। तो अगर आप ये कहें कि एग्ज़ैक्टली मैं एडवर्टाइज़मेंट से लेके रिटन टेस्ट तक ही मैंने तैयारी की है, तो ऐसा नहीं है। हालाँकि मैंने तब इतनी तैयारी नहीं की। मेरे उससे पहले जो है, जो-जो मैं पढ़ रही थी, जो-जो मैं कर रही थी, उसके अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन थी। उनको मैं जो है वो फुली अकम्प्लिश कर रही थी, जिसकी मेरे पास नॉलेज था उस टाइम। तो अ, अगर मैं एफएससी में देखूँ तो एफएससी में मैंने अच्छी थी मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर बायोलॉजी वगैरह के, तो मेरा इंटरेस्ट ही बेसिकली बायोलॉजी में था। और एक और बात, मुझे नहीं पता कि जो मेरी ऑडियंस है इस टाइम जो वो बीएससी लेवल के हैं या एमफिल लेवल के हैं। मैं उनसे ये कहूँगी कि आप जो है अपना जो भी इस टाइम कर रहे हैं उसको फुल डिटर्मिनेशन के साथ और फुल कांसेप्चुअल चीज़ों को कांसेप्चुअल लेना शुरू करें। चीज़ों को रटा मारना छोड़ दें। हमेशा हर चीज़ को जो है उसका कांसेप्ट क्लियर करें एंड दैट्स इट। आपको रट्टा चीज़ों को मानना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने जो है एफएससी के बाद बैचलर्स किया, बैचलर्स भी मेरा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है और माइक्रोबायोलॉजी से भी पहले मेरा एग्रीकल्चर में था। तो जो-जो किया जा जो सब्जेक्ट पढ़ा उसको फुल कांसेप्चुअली उसका पूरा कांसेप्ट लिया। कंसेप्चुअल जो है वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे हर सब्जेक्ट के। अगर मैं देखूँ तो मैंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पहले एग्रीकल्चर भी पढ़ा था, तो वहाँ से मुझे जो है वो बॉटनी का नॉलेज आ गया। बॉटनी जो है वो मुझे आती थी थोड़ी बहुत, जब मैंने एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी पढ़ी एंड देन इस फिजियोलॉजी पढ़ी, क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत बॉटनी का नॉलेज आ गया। देन मैंने उसके बाद एंटोमोलॉजी पढ़ी, एंटोमोलॉजी के बाद जो है थोड़े बहुत एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े उससे मेरी थोड़ी बहुत बॉटनी की बेसिस बन गई। हर सब्जेक्ट को जो है वो मैंने इक्वली पूरी अटेंशन के साथ पढ़ा और देन उसके बाद माइक्रो मैंने सिलेक्ट की, माइक्रो में जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी हर सब्जेक्ट जो है वो उसका हर सब्जेक्ट की जो है वो कांसेप्ट्स क्लियर किए। देन उसके बाद एमफिल, एमफिल में भी हर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आता गया उसके मैंने फुल जो है कांसेप्ट्स क्लियर करती थी। अब एमफिल के बाद जो है फिर ये आ रही है एडवर्टाइज़मेंट सितंबर में। सितंबर में ये एडवर्टाइज़मेंट आई है, मैंने अप्लाई किया है और अप्लाई जो है वो मैंने दोनों में किया है। मैंने बायोलॉजी में भी किया और मैंने ज़ूलॉजी में भी किया। ज़ूलॉजी में मेरा अप्लाई करना का मकसद ये था कि अगर वो बायोलॉजी से पहले टेस्ट आता है, क्योंकि मैंने तब तक कोई भी पीपीएससी का टेस्ट नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए मैं देखना चाह रही थी कि टेस्ट आता कैसा है और नंबर 2 क्योंकि ये टेस्ट 80% होता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड और 20% होता है जनरल नॉलेज बेस्ड। तो मैं ये देखना चाह रही थी जो 20% जनरल नॉलेज बेस्ड है उसमें वो जनरल नॉलेज की किस-किस फील्ड को टच करता है और जनरल नॉलेज किस किस्म की आती है। एक तो जनरल नॉलेज होती है जो हम शुरू से पढ़ रहे होते हैं कि जी ये फर्स्ट प्रेज़िडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, देन लास्ट कौन था। आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है। आपकी तरफ डिस्टॉर्शन हुई थी। काइंडली जनरल नॉलेज से दोबारा रिपीट जी, कर जी, दें। वो हुई थी, वो कॉल आई। जी, 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 जनरल ठीक नॉलेज है। से काइंडली दोबारा तो रिपीट कर दें। मैं जो है वो ये चेक करना चाह रही थी। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाह रही थी बेसिकली कि 20% जो जनरल नॉलेज है उसमें वो क्या-क्या पूछते हैं अगर ज़ूलॉजी का टेस्ट बायोलॉजी से पहले होता है। इसलिए मैंने दोनों में अप्लाई किया। दोनों में अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने
लोगों से पूछा कि टेस्ट जो है वो कहाँ से आता है बायोलॉजी का, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा कि जी एफएससी में से टेस्ट आता है, एफएससी की बुक्स में से। तो मैंने तब जो है वो एफएससी, क्योंकि मेरा साथ अभी एमफिल चल रहा था, तो मैंने तब इतनी कोई खास तैयारी नहीं की जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है इसका बायोलॉजी का। जब मैंने एफएससी के जस्ट बुक्स को रीड आउट कर 1 मिनट रुकिएगा। जी, बस 1 मिनट। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एफएससी की बुक से तैयारी की, उसको रीड आउट किया, और फॉर्चुनेटली मेरा जो है वो ज़ूलॉजी का टेस्ट बायोलॉजी से पहले हो गया। और उसमें मैंने देखा कि जो है आपका ज़ूलॉजी में जो था, ज़ूलॉजी के जो बच्चे सुन रहे हैं, ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो 50% एफएससी की बुक्स में से आता है। 50% अगर आपने एफएससी की बुक्स की हैं तो आप 50% पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो आती है एनिमल क्लासिफिकेशन, सारे ज़ूलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छी तरह से करें। जो अगर आपका एफएससी का 50% पेपर वो एफएससी में से होता है, उसके बाद जो 50 में से 30% पेपर है वो एनिमल क्लासिफिकेशन में से होता है, और 20% वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। तो जितने भी ये ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं लेक्चर को, वो एफएससी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स को प्रिपेयर करें, और साथ ज़ूलॉजी की जो आपकी बीएससी की बुक्स है उनको प्रिपेयर करें सबको, और सबसे ज्यादा फोकस है एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर। देन उसके बाद एक तो मैंने एफएससी की बुक की, और दूसरा मैंने ये सर उसामा का जनरल नॉलेज के लिए सेशन स्टार्ट किया, सेशन ज्वाइन किया, और सबसे जो नंबर 1 उनका बैच था वो मैंने ज्वाइन किया था। ऑडियंस 1 मिनट रुकिएगा। अभी 1 मिनट रुक जाएँ। अभी वो दोबारा स्टार्ट करती हैं। 1 मिनट। जी, तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने जो है वो सर उसामा का बैच ज्वाइन किया था। बैच नंबर 1 जो है वो मैंने इनका ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट बैच। उसके लिए जो है इनका ये रात को सारा दिन मैं जो है एफएससी की बुक्स को रीड आउट करती थी, और जो है वो रात को जो है इनका ये बैच लेती थी जनरल नॉलेज के लिए, और जिसने बहुत ज्यादा हेल्प की थी दोनों पेपर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट के। इसमें ये जो है इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, सबकी ये तैयारी करवाई थी उन्होंने उस बैच के अंदर। और उसके बाद जो है ये मेरा ज़ूलॉजी का टेस्ट हुआ। ज़ूलॉजी के बाद जो है अभी मेरा बायोलॉजी का टेस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने एनालाइज कर लिया। अब ज़ूलॉजी में का टेस्ट देने के बाद जो है वो मुझे कंफर्म हो गया था कि जी एफएससी में से ही पेपर आएगा। जैसे लोगों ने भी यही कहा था कि एफएससी की बुक्स में से पेपर आएगा, और मुझे वो ज़ूलॉजी का टेस्ट देने के बाद भी कंफर्म हो गया, और जनरल नॉलेज का भी हो गया कि जनरल नॉलेज जो है वो वही थी जो इम्तियाज शाहिद की जो बुक्स हम रीड आउट करते हैं, वही जो है लार्जेस्ट आपका ओशन कौन सा है, और यही कुछ था। तो मैंने कहा कि चलो ये भी आसान है, तो एफएससी की बुक से वो भी हो जाएगा, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने जो है उसको तब इतना सीरियसली उस टेस्ट के बाद मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा कि एफएससी की बुक्स तो मुझे आती हैं और ये भी आता है, तो साथ मेरा वो एमफिल का प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने तब इतना उसको जो है वो कर दिया कि चलो हो जाएगा, आता है मुझे।
लेकिन जब वो 1 मंथ के बाद बायोलॉजी का टेस्ट हुआ, तो वो एक टोटल सरप्राइज़ था। उसमें एफएससी से रिलेटेड बहुत कम पोर्शन था। उसमें आपका जो जनरल नॉलेज था, वो भी था करंट जनरल नॉलेज कि करंटली जो है वो क्या हो रहा है। तो उस बेस पे था जनरल नॉलेज भी। तो और इसके अलावा जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये भी मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि मिथ है कि बॉटनी, ज़ूलॉजी वाले ही सिलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टेस्ट में जो है वो सारी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जो आई थिंक सो 7 टू 8 फील्ड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं बायोलॉजी के टेस्ट में। और वो जो क्वेश्चन थे 20% जनरल नॉलेज को निकाल के पीछे 80% जो पेपर था, उस 80% में से हर फील्ड में से 10 क्वेश्चन थे। आई थिंक आप में से मोस्टली जो है वो पार्टिसिपेंट्स ने वो पेपर देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। जी वो ये देख लेंगे गूगल के ऊपर, मैं इन्हें बता दूंगा। जी ठीक है। तो वो टेस्ट हुआ और उसके बाद जो है वो मैंने अपना एनालाइज किया, क्वेश्चन मुझे याद थे और कुछ जो है वो बाद में पेपर आ भी गया था कि ये पेपर है इसलिए आंसर किया, तो एनालाइज किया। मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं थी। तो फिर उसके बाद फिर भी मुझे था कि 100 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे, इतना था। लेकिन जितना मुझे था कि इससे ज्यादा आएंगे तैयारी पेपर देने से पहले, उतना नहीं, उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ था कि 80 प्लस मार्क्स आए। तो उसके बाद जो है, उसके बाद ये हुआ कि एमफिल, इधर से मेरा एमफिल हो गया और उधर से जो है वो मैंने एज अ कॉलेज टीचर इंटर्न जॉब की गवर्नमेंट कॉलेज में। उस जॉब ने मुझे बहुत हेल्प किया इस जॉब को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से भी ज्यादा क्लियर होते हैं। जब स्टूडेंट्स आपसे आर्ग्यू करते हैं ना कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं ऐसे से हो सकती है, उस चीज से आपके अपने कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं। तो मैंने जो वो जॉब की है गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ बायोलॉजी टीचर, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इस जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और उनमें जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जब मैंने अपना ये जो है एफएससी की बुक्स जो है, अगेन मैं फिर आगे एफएससी की बुक्स के ऊपर ही, एफएससी की बुक्स को करना। और दूसरा जो है, मैं बैचलर्स में भी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, एमफिल में भी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, डबल मेडलिस्ट हूँ मैं। तो मुझे अपनी डिग्री के ऊपर तो फुल कमांड थी कि अगर इसमें से कुछ भी आता है तो वो मैं उसको कर सकती हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड, तो मुझे उसके ऊपर भी कमांड थी कि मैं अगर उसमें से पेपर आता है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और जो पिछला आया था उसमें मैंने वो दोनों पोर्शंस किए थे अच्छे। अब पीछे रह गई थी बॉटनी और जोलॉजी। उसके लिए एक तो उन्होंने जो कॉलेज है उन्होंने मुझे जोलॉजी का एक सब्जेक्ट दिया पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल। तो जब पहले तो मैंने रेजिस्ट किया कि मैंने ये नहीं पढ़ाना, तो क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। तो बाद में मैंने सोचा कि ये चीज क्या पता मुझे अपने जो है आगे करियर में हेल्प हेल्प आउट करे। तब तक अभी ये नहीं हुआ था कि जी पेपर लीक आउट हुआ, तब तक वही पेपर था जो मैं दे चुकी थी। लेकिन मैंने कहा क्या पता अब आगे मैं जब अप्लाई करूँ तो ये चीज मुझे हेल्प आउट करे। तो मैंने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया और उसको जो है वो पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने उसको सर्च कर करके जो है वो उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में जो है वो यही एनिमल क्लासिफिकेशन के ही उनको प्रैक्टिकल्स दिखाती थी कि ये इस फाइलम से बिलोंग करता है, और वहाँ पे प्रैक्टिकली उनको दिखाना। और उन्होंने जो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर होती थी, जो जोलॉजी की टीचर थी, वो मुझे हेल्प आउट करती थी, ये चीज ऐसे है, ये इसको ऐसे दिखाओ। तो उससे जो है वो मेरी जोलॉजी की बेसिस बनना शुरू होगी और मुझे थोड़ा सा जोलॉजी में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि माइक्रोबायोलॉजी तो मुझे आती है, तो अब मुझे थोड़ा सा मेरा उस तरफ रुझान होने लगा कि मुझे जोलॉजी भी थोड़ी सी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब एक वैसे इंटरेस्ट के लिए। तो वो जब मैंने की, और दूसरा जो मेरे एफएससी के बुक्स के कोई अगर कॉन्सेप्ट मेरे वीक थे ना, तो मेरे वो पढ़ाने से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और दूसरा जो है वो कोरोना की वजह से तब था रूल 50% क्लासेस का, कि 50% आधी क्लास एक दिन आएगी, आधी क्लास एक दिन आएगी, तो एक ही टॉपिक को हम 2 दिन पढ़ाते थे। और वो टॉपिक जो वो डैम क्लियर हो जाता था, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जो वर्डिंग है एग्जैक्टली आपको याद हो जाती थी पढ़ाने की वजह से। तो मेरे वो जो एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक है, वहां से बहुत अच्छे उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए मेरे, और दोनों की जो है वो तैयारी अच्छी होगी।
और ज़ूलॉजी की भी साथ-साथ शुरू होने लगी। फिर एक और चीज़ जिसने मुझे हेल्प आउट किया, ये सर उसामा ने ही ग्रुप में एक यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड किया था बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। उनका उस चैनल का नाम है बायो लेक्चोरिया, BIO BIOLECTURIA। बायो लेक्चोरिया उस चैनल का नाम है। उस पे ज़ूलॉजी के बहुत ही अच्छे लेक्चर्स दिए हुए हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के भी और इसके अलावा जनरल बायोलॉजी के भी। वहाँ से मैं ऑफ एंड ऑन जो है लेक्चर्स सुनती होती थी, बायोलॉजी के या ज़ूलॉजी के, जैसे अपने इंटरेस्ट के लिए लेक्चर सुनती होती थी। क्योंकि तब तक अभी ये न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई थी कि आपका पिछला टेस्ट जो है वो लीक आउट हो गया है और ये टेस्ट दोबारा हो गया है, होगा। तो मैं वहाँ से अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो ज़ूलॉजी के लेक्चर सुनती थी और बायोलॉजी के लेक्चर सुनती थी, वैसे जानने के लिए कि क्या-क्या इसमें आगे चीज़ होती है एनिमल डाइवर्सिटी वगैरह में। देन जून में आई थिंक सो, मई, हाँ मई जून, मई में जो है ये न्यूज़ आई कि जो बायोलॉजी का जो पिछला टेस्ट है वो लीक होने की वजह से ये टेस्ट दोबारा होगा, अ, और पिछला टेस्ट जो है उसको नहीं माना जाएगा। तो फिर जो है वो एक तरह से मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली उसी ईयर में दोबारा टेस्ट देने के लिए, नेक्स्ट ईयर में दोबारा टेस्ट देने के लिए। तो तब तक जो है वो मुझे थोड़ी बहुत ज़ूलॉजी भी आने लग गई थी। मुझे एफएससी भी मेरी पढ़ाने की वजह से बहुत अच्छी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की प्रिपेयर हो गई थी। माइक्रोबायोलॉजी भी मेरी हो गई थी। तो मतलब मैंने अपना जब उसके बाद एनालाइज़ किया कि 7-8 जो अप्लाई करने वाली फ़ील्ड्स हैं, उनमें से जो 3-4 हैं वो तो मुझे आना शुरू हो गई थी। उनकी बेसिस मेरी बन गई थी। और ये जो चैनल है मैंने जिसका नाम लिया है बायो लेक्चोरिया, आप सब जितने भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सुनें। इसके अंदर जो है और इसको सुनें, सिर्फ़ वहाँ से ना सुनें जहाँ से इनके लेक्चर्स अब अपलोड होना शुरू होंगे। ये अभी भी तैयारी करवा रहे हैं ज़ूलॉजी की, अभी भी मुझे इनकी नोटिफ़िकेशन शो होती है। ज़ूलॉजी की ये तैयारी करवाते हैं, ये क्विज़ लेते हैं, ऑनलाइन ये क्लासेस लेते हैं। आप जो है इसको तैयारी जिन्होंने करनी है इसको फर्स्ट लेक्चर से सुनना शुरू करें। वेरी फर्स्ट लेक्चर है इनका, लेक्चर नंबर 1 न्यूट्रिशन का। वहाँ से आपने इसको जो है वो सुनना स्टार्ट करना है। और आपने जो है और आपको अगर आपने जो चीज़ किसी चीज़ को अचीव करना है ना, आपने उसके साथ अपनी पंक्चुअलिटी रखनी है। आपने इसको एज़ अ क्लास रखना है कि मैंने ये एक क्लास लेनी है। आपने ये नहीं समझना कि जी यूट्यूब पे एक चैनल है जिसकी वीडियो आती है और जब आएगी मैं इसको सुन लूँगा या सुन लूँगी, ये नहीं। मैंने इसको एज़ अ क्लास रखा कि मुझे इंटरेस्ट आगे डेवलप हो गया था ज़ूलॉजी में। मुझे था कि मैंने ज़ूलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत करनी है, कि हर कोई कहता है कि ज़ूलॉजी में ये है, वो है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बेशक मेरी ये डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आपको भी मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ आप वो जो कहते हैं ना लकीर की फ़कीर ना रहें कि जी ये मेरी लाइन है तो मैंने इसी के ऊपर रहना है, मैंने इससे आगे-पीछे जो है वो नहीं डाइवर्ट होना। अगर मैं जो है फ़र्ज़ करो फ़िलॉसफ़ी की हूँ, तो मुझे फ़िलॉसफ़ी ही आनी चाहिए और किसी चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का नॉलेज है, अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, अगर आपको नॉलेज गेन करने का इंटरेस्ट है, तो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी जो ये डिग्री है, आपने उसके बारे में ही नॉलेज लेना है। आपको हर तरह की फ़ील्ड का नॉलेज होना चाहिए, अगर आपने जो है वो आगे कोई टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। तो उसके बाद ये जो है इस चैनल से मैं वीडियोज़ सुनना शुरू की, क्लासेस लेने की, और जो मैं पंक्चुअलिटी की बात कर रही हूँ कि मैंने ये रखा कि मैंने ये इस टाइम पे जो है ये क्लास लेनी है और मैंने ये डेली लेनी है। डेली उसी टाइम पे जो है वो क्लास लेनी है एज़ अ क्लास, नॉट एज़ अ वीडियो की वीडियो अपलोड होनी है, जब होगी उसको देख लूँगी, नहीं। क्लास नंबर 1 जो उनकी थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और डेली जो है उसको अपनी एक ऑनलाइन क्लास समझा कि मेरी ऑनलाइन क्लास है और डेली जो है वो उसकी क्लास लेनी। लेने के बाद जो है इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया मेरी ज़ूलॉजी की बेसिस बनाने में। और साथ-साथ जो है वो क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रही थी और वहाँ पे भी मुझे पढ़ाना होता था या बताना होता था, तो वहाँ से मैं नॉलेज लेके वहाँ उधर डिसेमिनेट करने की कोशिश करती थी। तो ये चीज़ें साथ-साथ हेल्प आउट कर रही थी। और ये ज़ूलॉजी की हो गई, साथ बायोलॉजी के लिए वही एफएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की बुक, और माइक्रोबायोलॉजी तो अपनी फील्ड थी मेरी, बायोटेक्नोलॉजी भी उसी में हेल्प आउट हो रही थी। देन जनरल नॉलेज के लिए
जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको 2 चैनल बताती हूँ। जनरल नॉलेज के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप सर उसामा की जो क्लास होती है उसको पंक्चुअलिटी से लें। उसको पंक्चुअलिटी मीन्स कि ये नहीं कि आप आधी क्लास ले रहे हैं और आधी क्लास के बाद सो रहे हैं। यही नहीं, आपने क्लास को क्लास समझना है, बेशक वो ऑनलाइन क्लास हो रही है या वो फिजिकल क्लास हो रही है, आपने इस क्लास को क्लास समझना है। दूसरा, जो ये पढ़ाते हैं आपने उनके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जैसे हम क्लास में, जब हमारी अपनी क्लास हो रही होती है फिजिकल क्लास, उसमें जब हम हमें टीचर पढ़ाता है तो हम साथ-साथ नोट्स बनाते हैं। लेकिन जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है हम उसमें नोट्स नहीं बनाते, हम उसमें कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट्स लेने की या उसमें हम कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, रिकॉर्डिंग करने की। आपने ये नहीं करना। आपने अपनी इस क्लास को भी फिजिकल क्लास समझना और आपने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। डेली जो लेक्चर होता है आपने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मोस्टली इनका ये जो सेशन होता है इवनिंग में होता है। आपने साथ-साथ क्लास के इसके जो है नोट्स बनाने के बाद, सुबह को जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रीड आउट करना है। डेली के जो नोट्स बनते हैं उनको सुबह को आपने रीड आउट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जनरल नॉलेज बिल्ड होगी। क्योंकि आपको जो है बेशक वो 20% है। जब हमारा ये टेस्ट था रखा हुआ था, तो हमें भी ये कहा गया था कि बेशक आप जो है, या हमारे कोलीग्स ने कहा था कि आप भी जो है सेशन बेशक ना लो, 20% जो जनरल नॉलेज है उसमें तैयारी करो ना करो एक बराबर है। तो कोई नहीं, आता होगा, आप रहने दो तैयारी करने को। लेकिन मैं अपना फर्स्ट टेस्ट करके एनालाइज कर चुकी थी कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है जनरल नॉलेज की। क्योंकि अगर 20% तो ये जनरल नॉलेज है, पीछे 80% रह गया बायोलॉजी। 80% बायोलॉजी में से अगर मुझे 40% बायोलॉजी के एमसीक्यूज आ रहे हैं, 80 में से 40 आ रहे हैं, बल्कि 80 में से 30 आ रहे हैं, और 30 में से बाद में ये जो 20% मेरा जनरल नॉलेज है, इस 20 में से मुझे 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मेरा क्या मेरिट होगा? 32 मेरिट होगा। तो हमने इसको भी साथ-साथ रखना है कि अगर 80 में से मेरे 30 मुझे जो है वो बायोलॉजी के आ रहे हैं, साथ 20 के 20 मुझे जनरल नॉलेज के आ रहे हैं, तो मेरा मेरिट 50 तक चले जाएगा। क्योंकि आप अपने बायोलॉजी में श्योर नहीं होते कि आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसमें मल्टीपल फील्ड जो है वो आगे कन्वर्ज होती हैं। आपको नहीं पता पेपर सारा बायोटेक्नोलॉजी में से आ जाए, आपको नहीं पता पेपर सारा ज़ूलॉजी में से आ जाए या सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में से आ जाए। इसलिए आपने जनरल नॉलेज को साथ-साथ रखना, और सबने लाज़मी सर उसामा का ये जो जनरल नॉलेज का सेशन है, जो भी वो बैच उन्होंने जॉइन किया जिस टाइम का, उसको पंक्चुअलिटी से लेना और अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं। बेशक वो लेक्चरशिप के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वो किसी किसी भी जनरल सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद जनरल नॉलेज हो गया, बायोलॉजी होगी, ज़ूलॉजी होगी, फिर उसके बाद मैंने अपना वो ज़ूलॉजी की मेरी इतनी अच्छी फिर भी बेसिस नहीं बनी थी, वो 50-50 ही थी। और उसके बाद जो है वो फिर काफ़ी देर तक उन्होंने मई में ही अनाउंस हुआ कि पेपर आपका जो है वो लीक आउट हो गया है, पेपर दोबारा हो गया। 2 माह कोई खबर नहीं है हो आई कि पेपर कब होगा। देन अचानक उन्होंने एक दिन न्यूज़ दी कि आपका हफ्ते बाद जो है वो बीपीएससी का बायोलॉजी लेक्चरशिप का टेस्ट होगा। देन सिर्फ वो 1 वीक था और उस 1 वीक के अंदर थोड़ा बहुत जो ज़ूलॉजी की मैंने नोट्स बनाए थे मैंने उनको रीड आउट किया। और एफएससी के लास्ट 1-2 दिन थे जब मैंने एफएससी की दोनों बुक्स को जो है वो रीड आउट किया और मैंने टेस्ट दिया। और इस दफ़ा जो टेस्ट में जो मैंने रिसेंट टेस्ट दिया उसमें जो था, पहला टेस्ट जो था उसमें जो 80% पोर्शन था उसमें से 7 से 8 फिर सबको इंक्लूड किया गया था। उसमें बॉटनी भी थी, ज़ूलॉजी भी थी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब कुछ था, सब में से एमसीक्यूज़ थे। लेकिन जो ये वाला टेस्ट था इसमें बॉटनी नहीं थी बिल्कुल भी। वो एक नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन भी बॉटनी में से नहीं था। ज़ूलॉजी में से पेपर था, माइक्रोबायोलॉजी में से पेपर था, थोड़ा-सा 5 4 या 5 एमसीक्यूज़। बायोटेक्नोलॉजी में से था और ज़्यादा पोर्शन जो था इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ज़्यादा पूछा गया था। और या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जनरल बायोलॉजी और एफएससी की बुक्स में हार्डली एफएससी की बुक्स में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे। और जनरल नॉलेज का पोर्शन था, जनरल नॉलेज के पोर्शन में भी यही करंट जो जनरल नॉलेज है वही पूछी गई थी। तो मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद तो मुझे तब भी मुझे इतना श्योर नहीं था, क्योंकि जो मेरी सोच थी मुझे था कि टेस्ट जो है क्रैक करने के लिए आपके पास
80% अबव मार्क्स होने चाहिए। मैं 80% 70% मार्क्स भी लेने का मुझे नहीं थी तवक्को कि इतने आएंगे। तो और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। और पहले टेस्ट के लिए, टेस्ट आपने कैसे देना है, टेस्ट जो है अब तक जो है मैंने आपको बताया है तैयारी का। अब मैं आपको बताऊंगी टेस्ट वाले दिन का कि टेस्ट आपने कैसे देना है। पीपीएससी का जो टेस्ट है, जो हम एनटीएस के टेस्ट देते हैं, एनटीएस के टेस्ट में एक सेपरेट क्वेश्चन होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव का। अब पीपीएससी का जो टेस्ट है, जो मुझे लगता है वो आपकी जनरल एबिलिटी को चेक करते हैं बाय द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से वो आपकी जो है एबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हो। तैयारी आपने जो करनी थी वो कर ली। अब बात है कि आपने टेस्ट डे पे कैसा परफॉर्म करना है। और टेस्ट डे पे परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मेंटली आपने अटेंटिव रहना है। मेंटली अटेंटिव रहना, आपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। एक मिनट। क्वेश्चन आंसर सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अभी मैम अनीजा जो हैं वो कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप पूछ लीजिएगा। जी, तो मैं थी टेस्ट डे के ऊपर। नंबर वन, तो आपने रात को अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि आपने टेस्ट से एक दिन पहले पढ़ना छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना, आपने नहीं करना है ऐसा। मैंने ऐसा करके देखा हुआ है और मुझे तब मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। क्योंकि आप जो रिसेंटली पढ़ते हो ना, रिसेंटली जो आपका सम अप करके आपने छोटी सी जो कीज बनाई होती है रिवाइज करने के लिए, उनको लास्ट में रिवाइज करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एसएससी की जो बुक्स हैं वो लास्ट डे पे, उसको मैंने लास्ट डे पे रखा हुआ था रिवाइज करने के लिए। दोनों बुक्स, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी, लास्ट डे पे मैंने उन दोनों को जो है रिवाइज किया। क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें से जो है वो पोर्शन काफी बनेगा। तो ये जो है मुझे रिसेंटली होनी चाहिए। और पेपर की जो होना, पेपर की एडवर्टाइजमेंट भी एक हफ्ता पहले आई थी, सिर्फ एक हफ्ता था तैयारी के लिए। तो उसमें जो है वो मैंने रखा कि बायोलॉजी की मैंने बुक्स करनी, और उसको मैंने लास्ट डे पे ही रखा, 1-2 दिन पहले। और उसमें जो मेरी कीज बनाई हुई थी मैंने उनको रीड आउट किया। अच्छा, जो आप पढ़ते भी है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने रट्टा नहीं मारना। आपने जस्ट कंसेप्ट लेना एंड गो ऑन। आपने वो जो पैराग्राफ है ना उसको रट्टा नहीं मारना कि जी क्लोनिंग है तो मैंने इसको क्लोनिंग की मुझे ए टू जी डेफिनेशन आती है, आनी चाहिए। वहां पर आपका पेपर में डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, उनको आपके कंसेप्ट से ताल्लुक है। उन्होंने ये बताना है कि उन्होंने आपसे जो है कंसेप्ट पूछना है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप बेशक जोलॉजी कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, जिस मर्जी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, रटा ना मारे। रटा भूल जाता है, कंसेप्ट नहीं भूलता आपका। और जो ये वन पेपर टेस्ट होते हैं इसमें आपका कंसेप्ट देखा जाता है। अच्छा, ऑन द डे ऑफ टेस्ट आपको, आपने रात को जो, अब सबसे पहले तो है, जैसे मेरा अगर फर्ज करें कल को टेस्ट है तो आज का सारा दिन आपने छोटी छोटी चीजें जो है अपनी सारी रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के बाद आपने शाम को 5 बजे या 6 बजे पढ़ना छोड़ देना है। माइंड को रिलैक्स करना है, अच्छा सा डिनर करना है। डिनर करने के बाद आपने अपने एक 8 घंटे की आपने स्लीप लेनी है। सुबह को फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना आपने कुछ नहीं। अब आपने अपने माइंड को टोटल रिलैक्स करना है, कुछ नहीं पढ़ना आपने शाम को 5 बजे के बाद। ये चीज मैंने बहुत अपने पेपर्स में, टेस्ट में अप्लाई करके देखी और ये मुझे बहुत हेल्पफुल रही है। इससे क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना वो आपका सम अप हो रहा होता है। अगर आप पढ़ोगे ना सुबह को उठ के, तो आपको सिर्फ वही याद रहेगा जो आपने सुबह पढ़ा है, उठ के आपको पिछला भूल जाएगा पेपर में जाके। और ये मेरे साथ हो चुका है। मैं, आपने सुबह को उठ के नहीं पढ़ना। सुबह को फ्रेश हो, उठ के नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने, टेंशन को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।
मोस्टली हमें जो है वो चीज़ आ रही होती है और हम वो टेंशन की वज़ह से अपना सब जो है वो काम खराब कर देते हैं। टेंशन को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, सुबह को ब्रेकफ़ास्ट करना है, अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ना। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपने जो है वो टेस्ट के लिए जाना है, टेस्ट जाके और टाइमली जाना है। ये नहीं करना कि जी ऑन द एट द टाइम आप पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और बाद में आपको अपना रूम नंबर मिल रहा। इन सब चीज़ों से क्या होती है, स्ट्रेस होता है आपको। आपने पूरे टाइम से आधा घंटा, 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना है, पहुँच के अपनी एलोकेटेड सीट पे बैठना है। बैठने के बाद आपने अब क्या करना, आपको कोई कहेगा जी मैं इस फील्ड से हूँ, आपने किसी से बात ही नहीं करनी वहाँ पे बैठ के। किसी से नहीं पूछना कौन किस फील्ड का बैठा है, कोई मेडलिस्ट है, नहीं है, कुछ नहीं पूछना आपने किसी से। आपको सिर्फ़ अपने आप सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, देन आपको अपनी मेहनत पर, अपने आप पर यकीन होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के आपको जब पेपर से पहले आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। उससे क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं, पता लगता है कि जी रूम में हैं 30 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जी एक जो है बैठा है बायोटेक का, जैसे फर्ज़ करें एक बायोटेक का, बाकी जो है बॉटनी ज़ूलॉजी या किसी और सब्जेक्ट या ज़ूलॉजी के 29 बैठे हैं, तो आपको उससे एक स्ट्रेस हो जाता है और आपको पेपर में भी ये सोच होती है कि मुझे नहीं पेपर आता होगा, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं ना, वो क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड है, तो उनको पेपर आता होगा, तो उस स्ट्रेस से भी आपको पेपर अच्छा नहीं होता। आपने किसी से कुछ नहीं पूछना, आपने सिर्फ़ चुप करके बैठ जाना है और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें बैठ के। बैठने के उसके बाद जब पेपर आ जाता है, आने के बाद आपने उसको सॉल्व आउट करना शुरू करना है। सॉल्व आउट ऐसे करना है कि पेपर का जो टाइम है, वो है 100 मिनट्स। या 100 मिनट्स पेपर का आई थिंक टाइम है और पेपर में आपने उसको डिवाइड कर लेना है कि पहला जो है मैंने 30 मिनट्स मैंने ये चीज़ें करनी है। 30 मिनट्स में मैंने इसमें से 100 में से सिर्फ़ उन एमसीक्यूज़ के आंसर्स लगाने हैं जो कि मुझे क्लियर कट आते हैं। जिनमें से मुझे श्योर है कि इन 4 में से यही एमसीक्यू आ सकता है, यही एमसीक्यू इसका आंसर हो सकता है, पहले आपने उनको टिक करना है। जिसमें आप डाउट हो, आपने उनको टिक नहीं करना, जिसका आपको डेड श्योर है कि इसका ये आता है, उनको टिक करते जाएँ 100 में से और आपने साथ टाइम जो है वो मैनेज करना है कि मैंने जो है फर्स्ट 30 मिनट्स में उन सब के आंसर्स लगाने हैं, जो मुझे डेड श्योर आते हैं। उसके बाद आपने जो फिर आपने जो है वो टाइम एलोकेट करना है 30 मिनट्स उन एमसीक्यूज़ के लिए जिसमें आपको 4 एमसीक्यूज़ में से 2 में कन्फ्यूजन है। मतलब होता है कि कोई आपका क्वेश्चन हो कि उसमें आपको 4 में से 4 जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से आपको 2 में कन्फ्यूजन होती है। तो आपने उन जो है वो क्वेश्चंस को देन आपने सॉल्व आउट करना शुरू करना है कि जी ये 4 इसमें से मुझे ये 2 में कन्फ्यूजन है तो शायद इन 2 में से कोई एक हो सकता है। फिर आपने वो जो है वो एमसीक्यू सॉल्व आउट करने शुरू करने हैं और उसमें से भी आपको जिसका ज़्यादा डेड श्योर है कि हाँ, इन 2 में से ये हो सकता है और तुक्का नहीं आपने पीपीएससी के एग्ज़ाम में तुक्का आपने नहीं मारना। ये जो है हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव मार्किंग को जो है वो ज़हन में नहीं रख रहे, हम जो है वो ये एक ह्यूमन थिंकिंग है कि हमने जो है वो 100 बाय 100 जो है वो सारे सॉल्व आउट करके आने हैं। उसका हमें नुकसान क्या होता है नेगेटिव मार्किंग में कि फ़र्ज़ करें हमें 50 जो है 100 में से आते थे और जो हमने और 50 जो है वो 100 का पेपर पूरा करने के लिए पूरे किए हैं, वो पिछले 50 के भी सारे मार्क्स ले जाते हैं। तो आपने नेगेटिव मार्किंग को ज़हन में रखना है, बेशक वो 0.25 की भी है, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट रखती है आपके फाइनल मार्क्स के ऊपर। आपने नेगेटिव मार्किंग को नहीं भूलना, बेशक वो 0.15 भी हो किसी भी पेपर में। आपने उसको याद रखना है कि अगर मैं गलत लगाऊँगी, तो मेरा जो है इतने मार्क्स जो है वो पीछे से कटेंगे। तो मैंने जो है जब मैंने ये पेपर कर लिया, जो है सारे जितने मुझे आते थे डेड श्योर थे मैंने उसको लगा लिया, लगाने के बाद मैंने देखा उनको काउंट किया। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी आपने साथ रखनी है, आपने अपनी कैलकुलेशंस भी साथ रखनी है, आपने नेगेटिव मार्किंग को भी साथ रखना है। तो इस चीज़ में आपका चेक क्या हो रही है, आपकी जनरल एबिलिटी चेक हो रही है कि आप स्ट्रेस को कैसे टैकल कर रहे हैं। आपने इन सब चीज़ों को जो है वो आपस में टैकल करना उसी टाइम के अंदर जो एलोकेटेड है। तो मैंने सबसे पहले जो है वो टाइम को डिवाइड किया कि मैं इतने टाइम में जो है वो करूँगी एमसीक्यूज़ जो मुझे डेड श्योर आते हैं। वो करने के बाद मैंने उनको काउंट किया कि वो कितने बनते हैं। वो बनने के बाद
फिर मैंने वो वाले एमसीक्यूज देखे जिसमें मुझे दो में कंफ्यूजन थी कि इन दो में से कोई एक हो सकता है, और मैंने वो आंसर्स लगाने से पहले उनको काउंट किया। काउंट करने के बाद मैंने उनकी वहां पर कैलकुलेशन की कि अच्छा अगर इनमें से अगर मुझे ये 10 आते हैं, फर्ज करो मुझे 10 में जो है वो कंफ्यूजन है, है कि ये इन दो में से कोई एक आ सकता है। अगर इनमें से चार गलत हो जाएं, 10 एमसीक्यूज हैं और उसमें से मेरे अगर चार गलत हो जाते हैं तो मेरे 5 नंबर कटते हैं, क्योंकि 0.25 की वो नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा 0.25 यहाँ से मेरे जो है वो कट जाएंगे मार्क्स। 0.25 एक के साथ कटेगा तो टोटल हो गए मेरे 5। तो अगर अगर वो उन चार में से कोई एक सही हो जाता है तो जो मेरी उनमें से नेगेटिव मार्किंग हुई है वो मेरी ठीक हो जाएगी। कि मैंने वहां बैठ के थोड़ी सी कैलकुलेशन की और उसके बाद जो है वो मैंने उनके आंसर्स लगाए जिनको मुझे लगता था दो में से कोई एक हो सकता है। वो लगाने के बाद अब मेरे पास पीछे रह गए थे 15, 10 से 15 मिनट मेरे पास पीछे रह गए थे। 10 से 15 मिनट में अब मैंने ये 10 से 15 मिनट उन क्वेश्चंस के लिए एलोकेट किए थे जिनमें मुझे तीन एमसीक्यूज में जो है वो कंफ्यूजन थी। अब वो तीन एमसीक्यूज में जिनमें मुझे कंफ्यूजन थी उनको मैंने काउंट किया। काउंट करने के बाद जो है वो मैंने देखा कि अच्छा ये वो बनते थे 5 to 6 क्वेश्चंस वो बन रहे थे जिनमें मुझे तीन एमसीक्यूज में कंफ्यूजन थी कि ये एक तो मुझे था कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इन तीन में से कोई एक हो सकता है, मैंने पढ़ा था या मुझे भूल गया है कि ये मैंने नाम इसमें आता है। उनकी भी मैंने फिर कैलकुलेशन की, अच्छा कि अगर इनमें से कोई 5 से 6 में से कोई अगर मेरे 6 के 6 अगर गलत हो गए तो मेरे नंबर कटेंगे 7.5, 4 का 5। तो इस तरह से मैंने इसके फिर मेरे जो है मार्क्स कटेंगे 6.5। लेकिन अगर इन 5-6 में से मेरे तीन जो है वो ठीक हो जाते हैं तो मेरी अगेन जो है वो मार्किंग एग्जैक्ट उधर ही आ जाएगी। इस तरह से मैंने वहां से फिर उस पर 10-15 मिनट के अंदर जो है वो कैलकुलेट करके मैंने उन 5 या 6 में से आंसर्स लगा दिए कैलकुलेशन करके। तो उसके बाद जो है उनके बाद जो मेरे चार एमसीक्यूज लगता कि था कि वो क्वेश्चन जिसमें मुझे नहीं कोई श्योर नहीं था कि नहीं इसमें से ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं आते थे, मैंने छोड़ दिए। खुले दिल से मैंने वो छोड़े। बिल्कुल भी मैंने टेंशन नहीं ली कि जी मैं इतने ही क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ, मेरा मेरिट नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। स्ट्रेस हुआ एक टाइम पे, मुझे स्ट्रेस हुआ कि जी अब क्योंकि मेरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ी हुई थी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में से बहुत क्वेश्चंस थे इस दफा। तो मुझे स्ट्रेस हुआ उस टाइम कि मैं इतने क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ये। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो धड़ाधड़ जो है दिख रहा होता था आसपास वाले जो है वो धड़ाधड़ जो है वो फिल आउट कर रहे हैं होल्स को, सर्कल्स को, और मेरा जो पेपर जो है वो इतना मतलब फैसिनेटिंग नहीं लग रहा, खाली है काफी हद तक। तो मैंने कहा कि ये तो क्या करिए, सोचा मैंने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी, नेगेटिव मार्किंग से मैंने बचना है। क्योंकि मेरे साथ नेगेटिव मार्किंग में एम कैट में बहुत बड़ा जो है वो हो चुका था हादसा कि मैंने जो है वो कोशिश की थी कि सबके सब लगाऊं और नेगेटिव मार्किंग वजह से मेरे जो है वो जहाँ 900 प्लस मार्क्स बनते थे और नेगेटिव मार्किंग वजह से मैं 700 मार्क्स हुए और बहुत मेरा साथ ना मिसहैप हुआ था तब। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे करियर बनाना है अपना तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। मैंने जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया, जब मुझे नहीं आता कि मैंने किसी भी क्वेश्चन पे तुक्का लगाने की कोशिश नहीं की, किसी भी क्वेश्चन पे वहां पे नेगेटिव मार्किंग मैंने डील आउट किया। और उसके बाद जो है पेपर हो गया, होने के बाद जो है मुझे अंदाजा था कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। और बाकी जब मैं बाहर आई तो यही चल रही थी यार, मैंने तो 100 में से 100 लगाए, मैंने 100 में से 90 लगाए, 80 लगाए। फिर मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस हुई कि इन्होंने इतने आंसर्स लगाए, मैं तो इतने नहीं लगा के आई। तो देखो अब क्या बनता है। तो मैंने कहा कि जोलॉजी वाले कहेंगे हमने इतने लगाए, मैंने कहा देखो अब क्या बनता है। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया। क्लियर होने अच्छा के मिस, बाद हाँ सॉरी मैं जी। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और आपके मार्क्स हम्म। कितने आए? मैंने 60 प्लस अटेम्प्ट किए थे, 60 से 70 के दरमियान, और मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 52।
और जो ठीक है, जितनों ने भी क्लियर किया है, ये जो जितने 50 एनालिस्ट हुए हैं, सबके मार्क्स 50 से 55 के दरमियान है। ठीक। तो आगे रिजल्ट आ गया। हाँ जी। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन का बता दें कि जी। उसको आपने किस तरह किया, और जी मैं इंटरव्यू बताती वाले हूँ। दिन हम्म। कितने लोग थे, हम्म। क्या क्वेश्चंस थे उनके, जी। और आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दें। जी मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको यही पिछली वाली बात जो मार्क्स में वैसे बताना नहीं चाह रही थी, आपने पूछा तो मैं बता दिया। मार्क्स में इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि इस दफा जो है वो मेरिट लो बना, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर जो था वो काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो ये बताना मैं इसलिए नहीं चाह रही थी कि सब लोग जो है स्टूडेंट्स कहीं 50 को जो है वो टारगेट ना करेंगे, हम 50 वाला जो है वो एलोकेट हो गया तो हम भी बस 50 ले लेंगे तो हमारा एलोकेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने जो है वो गोल सेट करना है 80 और 90 के ऊपर। 80 और 90 पे आप गोल सेट करेंगे, देन ही आपके 60-70 आएंगे, क्योंकि पेपर हर दफा जो होता है एक एक तरह का सरप्राइज ही होता है। आपने 50 को टारगेट नहीं करना। 50 इस दफा मेरिट इसलिए बना क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और उसमें से भी बहुत कम बच्चे जो है वो उसको पास आउट कर सके। अब मैं आती हूँ इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में सबसे पहले तो इंटरव्यू में मैंने वही जो है जियोलॉजी वाले जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे उनको रिवाइज किया। अपनी जो है मेरी एकेडमिक्स जो है माइक्रोबायोलॉजी उसको मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत ही देखा, उसको ना तो मैंने टेस्ट में देखा ना मैंने उसको इंटरव्यू में देखा। उसमें भी फिर अब लोग कहने लगे कि जी टेस्ट तो क्लियर हो गया है, टेस्ट में नहीं पता था कि उनको आप कौन सी फील्ड से ताल्लुक रखती हैं। तो टेस्ट में तो जी क्वेश्चन होने हैं बॉटनी और जोलॉजी के ही। तो टेस्ट इंटरव्यू का मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं इसको भी। तो उसमें मैंने फिर से बॉटनी को बिल्कुल टच नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ी बॉटनी। मुझे था कि मुझे जो मेरा अब पर्सनल था ना, मैंने अब अपनी हर जो मेरी स्टेज थी उसमें मैंने अपने खुद से हर चीज को जो है वो सेटअप किया। मैंने खुद से जो है वो फॉर्मुलेट किया कि अच्छा मुझे अब इस स्टेप पे ऐसे करना चाहिए, अब इस स्टेप पे ऐसे करना चाहिए। मैंने किसी की कोई गाइडेंस नहीं ली। हर चीज जो है वो मैंने खुद से ही सेटअप की कि मुझे अब इस स्टेप पे ऐसे ही करना है। अब इंटरव्यू के स्टेप पे मैंने देखा कि मैंने सोचा कि मैंने बॉटनी नहीं पढ़नी। मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए कि फर्ज करो अगर मैं बॉटनी कर भी जाती हूँ, फर्ज करो कि मेरे पास 2 हफ्ते हैं, मैं बॉटनी कर भी लेती हूँ, तो मैं वहां पर अपनी फुल नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है, मुझे उसके कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगी भी तो मुझे भूल जाने नेक्स्ट डे, मुझे उसका कोई कमांड नहीं है इसके ऊपर। जोलॉजी पे थी, जोलॉजी को मैंने जो है वो तो अपने जो नोट्स है उसको रिवाइज किया। एफएससी को मैंने एफएससी की बुक्स मुझे अच्छी आती थी, कंसेप्ट क्लियर थे, वो भी मैंने नहीं पढ़ी दोबारा से। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपको बताया सर इनको बताया और इन्होंने जो है वो मुझे प्रॉपरली गाइड किया। इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से पैनल बनता है, इतने लोग होते हैं, चेयरमैन होता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। इन्होंने मुझे फुल गाइड किया और गाइड करने के साथ इन्होंने बताया कि इतने लोग होते हैं और ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चेयरमैन को जो है उसने जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इन्होंने मुझे जनरल नॉलेज की भी जो है वो फील्ड्स बताई। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ आवाज रही आ है। जी ठीक है। तो सर उसामा ने जो है वो सबसे पहले मुझे कॉल करके गाइड किया कि जी इस तरह से जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, पैनल बनेगा और सारा कुछ मुझे गाइड किया। फिर मैंने इनसे कहा कि जी अब मुझे, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आई थी इस जॉब की, मैंने 2020 में अप्लाई किया था और इंटरव्यू मेरा हो रहा था नेक्स्ट ईयर 2021 में अक्टूबर में। तो जनरल नॉलेज से जो है वो मैं थोड़ा सा गैप आ गया था मेरा 5 to 6 मंथ का, तब मैं जनरल नॉलेज को जो है वो प्रिपेयर नहीं करी थी, तो मुझे जनरल नॉलेज का थोड़ा गैप आ गया था। तो इन्होंने मुझे कहा कि
आपसे थोड़ा-सा पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, सीपैट का, गवादर का, जो भी आजकल इंटरनेशनल हॉट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करवा दें, ये जो आपने टॉपिक्स मुझे बताए हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मैं खुद कर लूँगी। तो जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मैंने बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी को प्रिपेयर किया। कोई यूट्यूब पे जो है, जो मैंने आपको चैनल बताया है, इसमें से सिर्फ़ जो बायोलॉजी के थे, उन जो वीडियोज़ को है वो मैंने सुनना शुरू किया दोबारा से। अपने ज़ूलॉजी के लेक्चर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनको दोबारा से मैंने रिवाइज़ किया। एफएससी को मैंने नहीं रिवाइज़ किया, वो मुझे आती थी तब अच्छी तरह से बायोलॉजी की दोनों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की बुक्स। देन उसके बाद जो है उन इसी बायो लेक्चोरिया जो मैंने चैनल बताया है, इनको जब हमने बताया कि इन्होंने पूछा कि किन-किन लोगों ने जो है वो क्वालीफाई किया है, तो उनको बताया तो उन्होंने ही इंटरव्यू के लिए एक और सीरीज़ बनाई, वहाँ जहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए गाइड किया। उस सीरीज़ में उन्होंने बताया कि आपका क्या पर्सनल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए एट द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, आपकी पर्सनल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपके मैनर्स क्या होने चाहिए। उन्होंने सब कुछ हमें गाइड किया, जो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। और उसके बाद जो है ये सर उसामा ने जो है वो जनरल नॉलेज की मेरी क्लास ली। अलहदा से एक मेरी क्लास इन्होंने अरेंज की, उसमें इन्होंने मुझे जनरल नॉलेज प्रिपेयर करवाई सेपरेट। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर उसामा कि उन्होंने मुझे हर स्टेप पे जो है वो प्रॉपरली गाइड किया और मुझे टाइम भी दिया, एक सेपरेट टाइम दिया मुझे। अब आता है डे ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन भी आपने वही सेम जो मैंने आपको टेस्ट पे बताया कि अपनी 8 आवर्स की स्लीप पूरी लेनी है, डिनर लेना है अपना कंप्लीट, सुबह का ब्रेकफास्ट लेना है और पूरा स्ट्रेस फ्री आपने घर से जाना है। आपकी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग ड्रेस कोड के बारे में हमें बताया गया था, जो मैंने आपको बताया कि चैनल जो मैंने जहाँ से बायो की प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत, वहाँ उन्होंने बताया कि आपका ये ड्रेस कोड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए और थोड़ा-सा आपको इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब जो है आई थिंक सर उसामा ये जो अब सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनकी तो एडवर्टाइज़मेंट कब आई है? ये जो अब सीट अनाउंस हुई है, इनकी नवंबर में आई थी। नवंबर में आई थी। तो ठीक है, तो अब आपके पास अब से लेके इंटरव्यू तक आपके पास जो है वो 6 से 7 माह हैं। और टेस्ट में आई थिंक 1 मंथ होगा और आप जो है इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी लेके आएँ, इंग्लिश में बात करने की और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की, इंग्लिश में कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें, हमें ये कहा गया था। तो हमने वो जो 2 हफ्ते हैं अपनी इंग्लिश में कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश की। और अब जब इंटरव्यू का दिन आता है, इंटरव्यू सुबह मैं गई हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना आपने, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, वो मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि जो नॉलेज है तुम्हारा, वो टेस्ट में चेक हो चुका है। अब जो आगे चेक होनी है, वो तुम्हारी पर्सनल अवेयरनेस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक होना है। अब उनको नॉलेज से इतना गर्ज नहीं है, उनको ये गर्ज है कि जो हमने कैंडिडेट 17 स्केल के लिए सिलेक्ट करना है, क्या वो 4 लोगों के दरमियान बात करने के काबिल है? क्या उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपना जो स्टेटमेंट है वो प्रेज़ेंट कर सके? उन्होंने अब तो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करना है। तो मैंने वो इतनी सी बात जो अपने दिमाग में बिठा ली कि अब जो है उनको कोई गर्ज नहीं है सामने वाला बॉटनी का, ज़ूलॉजी का, जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट का है। उनको गर्ज है सिर्फ़ अब एक कॉन्फिडेंस की, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर इंटरव्यू पे सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो पैनल के सामने होने से पहले आपके जो वो सर्टिफ़िकेट चेक होते हैं। सर्टिफ़िकेट मैंने एसीसी से अपना इक्विवेलेंस बनाया हुआ था, इक्विवेलेंस टू द बायोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि इक्वल्स नहीं है आपका, भाई अभी मैं अभी पैनल में अंदर नहीं गई, ये बाहर जहाँ पे सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं, ये वहाँ की बात है। वहाँ पे पहले उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आपका एसीसी का है, ठीक है। तो मैंने उन्होंने कहा कि लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा-सा उन्होंने दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा कि ये जो है वो एचईडी से होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ एचईसी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी इसको। और पीपीएससी की एक अच्छी बात ये है कि जो दूसरे लोग हैं ना, लोगों की मिथ्स अपनी है। वो समझते हैं कि पीपीएससी पता नहीं कौन-सी बला है जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते। बहुत ही एक एग्रेसिव सा उनका एक इमेज बनाया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन पीपीएससी का जो
टीम थी वो इतनी पोलाइट थी, उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को तंग नहीं किया किसी भी सर्टिफिकेट के लिए। उस दिन जो है वो चालान फॉर्म, ये जो आपने अब अप्लाई किया, एक और बात, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब अप्लाई किया है, जो उन्होंने चालान फॉर्म है ना, इसको संभाल के रखना है, ये इंटरव्यू के टाइम पे चेक होता है और वहां पे आपका सबमिट करवाना लाजमी है। तो किसी के पास चालान फॉर्म नहीं था, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं कहा कि हमने इसका इंटरव्यू नहीं लेना। उन्होंने, और 30 स्टूडेंट्स थे एक दिन में इंटरव्यू के लिए, 30 स्टूडेंट्स। तो 30 कैंडिडेट्स थे वहां पे। देन और उन्होंने किसी को नहीं कहा, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसके पास कुछ नहीं था, किसी के पास ये चालान फॉर्म नहीं था, किसी के पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं था, किसी के पास डीएमसी नहीं थी, किसी के पास प्रोविजनल नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं कहा कि हम आपका जो है वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि मुझे जो है वो पहले इतना डरा दिया गया था कि जी तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट ना हुआ तो उन्हें तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेना, तुम्हारी अब तक की जितनी भी पूरी साल की जो कोशिश है सब जाया जा रही है। तो मैंने वो भाग दौड़ के जो है एटीसी से अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो उन्होंने आपको इंटरव्यू की कॉल की, आपके पास बेसिकली तो हर चीज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो आपको जो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन वो कह देते हैं कि बाद में इतने दिन बाद आप जो है हमारे हेडक्वार्टर में ये चीज सबमिट करवा दें जो आपकी यहाँ पर नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जी आपका एचईटी का जो है होना चाहिए, एचईसी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एचईटी का सबमिट करवा दूंगी, मैंने उस चीज का भी स्ट्रेस नहीं लिया। स्ट्रेस आपने लेना ही नहीं है किसी भी स्टेप के ऊपर, ना आपने टेस्ट देते हुए लेना है, ना आपने इंटरव्यू देते हुए लेना है, किसी भी स्टेप पे आपने स्ट्रेस नहीं लेना। मेन चीज है आपने अपने स्ट्रेस को टैकल करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं आपको दे दूंगी जब भी। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा आपको कितने दिन में चाहिए, कितने दिन में मैं आपको सबमिट करवा चुकी सकती हूँ। उन्होंने कहा कि विद इन 1 वीक हम यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट, एक पेपर उन्होंने मेरे साथ जो है वो साइन किया कि जी ये आपका स्टेटमेंट है, जिसमें आप हमें कह रही हैं कि मैं इस डेट को आपको जो है वो 10 डेज बनते थे आफ्टर इंटरव्यू। तो यहाँ पर एक साइन कर दे, यहाँ पर उनके पहले उनके साइन हुए जो अंदर पैनल में बैठे हुए थे, फिर मेरे साइन हुए कि मैं इसमें इस ड्यूरेशन में आपको सबमिट करवा दूंगी। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें अरेंज करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू आवर सीरियल नंबर। और तब तक जो है जब टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, उन्होंने रिवील नहीं किया हमारे मार्क्स के, हमारे मार्क्स जो है वो कितने आए हैं। ना हमें हमें से किसी को नहीं पता था हमारे मार्क्स किस पेज पे कितने आए हैं, और ये जो सीरियल नंबर बन रहे हैं किस पेज पे बन रहे हैं। तो उन्होंने हमें सीरियल नंबर वाइज बिठाना शुरू किया, और मेरा 9th सीरियल था 30 में से उस दिन। और ये जो फैसलाबाद में है, 3 से 4 दिन फैसलाबाद में इंटरव्यू हुआ है, 3 से 4 दिन लाहौर में हुआ है, 2 से 3 दिन जो है 1 से 2 दिन रावलपिंडी में हुआ है, मुल्तान में हुआ है, रहीम यार खान में हुआ है। इन सब जो है वो सिटीज में इतने ये हुआ है। और अक्टूबर से लेके मिड ऑफ द अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक इसके इंटरव्यू हुए हैं। और हर इंटरव्यू में जितना मुझे पता है, हर इंटरव्यू में जो मेरे जो फेलोज के साथ जो वो बातचीत हुई है, हर इंटरव्यू में 30 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स, मोस्टली 20 या 30 स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू हुआ है। उसके बाद अब उन्होंने हमें सीरियल नंबर वाइज बिठाया, बिठाने के बाद जो है वो वन बाय वन उन्होंने कॉल करना शुरू किया। एक दूसरी टिप मैं आपको दूंगी, इंटरव्यू डे पे आपने किसी से नहीं पूछना कि आपको क्या पूछा गया है अंदर। आपने किसी से किसी की डिग्री नहीं पूछनी, किसी से उसके एकेडमिक्स नहीं पूछने, किसी से आपने कोई बात नहीं करनी। जैसे मैंने आपको टेस्ट डे पे कहा है ना कि आपने टेस्ट डे पे, टेस्ट डे से पहले कोई बात नहीं करनी, इसी तरह से आपने इंटरव्यू डे पे इंटरव्यू से पहले किसी से कोई बात नहीं करनी। आपने, ठीक है, कोई वैसे कुछ आपने उनसे डिग्री के बारे में नहीं पूछना, आपने उनसे अपने मार्क्स के बारे में नहीं पूछना। और जिनका एक तो होते हैं जो आपके साथ बैठे हुए जिनका आपके बाद है इंटरव्यू, उनसे आप थोड़ी बहुत अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गपशप कर लें। लेकिन जिनका इंटरव्यू हो गया है आपसे उनसे नहीं पूछना कि आपसे क्या पूछा गया। ये भी मेरे टीचर ने ही मुझे गाइडेंस दी थी कि आपने उनसे नहीं पूछना कि आपसे क्या पूछा गया। उससे क्या होता है, आप उनके क्वेश्चंस को जो है ना, अपना उनके क्वेश्चन से अपना माइंडसेट बना लेते हैं, अच्छा इसे ये पूछा गया है ना तो मुझसे भी यही पूछा जाएगा, और मुझे तो आता नहीं है, मैं अगर उससे बॉटनी पूछी गई है तो मुझे तो बॉटनी नहीं आती, तो मैं क्या करूंगी। तो वहीं पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो मुझे मेरे एक कोलीग ने भी और मेरे टीचर ने भी, दोनों ने कहा था कि आपने वहां पर नहीं किसी से पूछना जो आपसे पहले होके आते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। तो मैंने नहीं पूछा किसी से भी आपसे क्या पूछा गया है।
एक थोड़ी-सी मिस्टेक मुझे हुई थी, एक से मैंने पूछा था जो मेरे से पहले थी, उनसे मैंने थोड़ा-सा पूछ लिया कि आपसे क्या पूछा गया था इसके अंदर? वो क्योंकि वो मेरे साथ माइक्रो की ही थी। ये थोड़ी-सी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो थोड़ा-सा मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं मेरा ठीक हो गया है, लेकिन उन्होंने भी अपने क्वेश्चन्स नहीं बताए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे अपने क्वेश्चन्स नहीं बताए। उनसे मेरी बाद में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बॉटनी से मुझसे पूछा गया था आपको स्ट्रेस ना हो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि मुझसे क्या पूछा गया है। तो उसके बाद मेरा नंबर आया, मेरा नंबर आने के बाद पैनल में एक चेयरमैन था, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। उनमें से जो मुझे लगता है एक थे बॉटनी के और दूसरे जो थे वो जनरल क्वेश्चंस कर रहे थे। उनके पास माइक्रो के भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए ना जनरल बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस किए, उन्होंने मुझसे ज़ूलॉजी के भी क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले जो थे राइट पे मेरे उन्हें सबसे पहले मैं अंदर एंटर हुई। एंटर होने के बाद मैंने सलाम लिया उनसे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसी हैं? मैंने उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। देन उन्होंने मुझसे सबसे पहले चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि आपका एक सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि इंग्लिश में ही सारी कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन आपको मैं उर्दू में बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरे पास सर्टिफिकेट था लेकिन बाहर जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम जो है वो एचईडी का एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो आपको हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना होगा। मैंने कहा यस सर आई विल अबाइड बाय योर गाइडलाइंस, नो प्रॉब्लम आई विल प्रोवाइड यू विद इन द टाइम लिमिट। मैंने कहा ओके। उन्होंने वहीं पे मुझे लगता है उन्होंने जज किया कि मैंने अपने सर्टिफिकेट का कोई टेंशन ही नहीं ली। मैंने उनको इजीली बता दिया कि हाँ नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। मतलब पहले मेरे पास है, वो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं जो हूँ आप जो कह रहे हैं मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, ऑलराइट। उन्होंने राइट पे जो थे सर उनसे करके स्टार्ट करें इसको इंटरव्यू को स्टार्ट करें। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करने शुरू किए। क्वेश्चंस उनमें से उन्होंने मुझे जो क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन में से राउंड अबाउट उन्होंने मुझसे 8 क्वेश्चंस किए, जिसमें से मुझे 2 क्वेश्चंस आए। 8 क्वेश्चंस में से मुझे 2 नहीं, इसमें 4 क्वेश्चंस 8 में से मुझे उनके आंसर्स आ गए। और बाकी जो 4 थे उनमें से मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि सॉरी मुझे ये नहीं आता। तो उसके बाद उन्होंने जो है ये भी मुझे जो है वो मेरे टीचर ने गाइडलाइन दी थी कि आपने उनको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना, जो नहीं आता उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कह देना सॉरी। नहीं आ ये भी नहीं कहना कि अगर मुझे नहीं आता बस सॉरी कह दें उनको। देन उन्होंने मुझे जो मेरे लेफ्ट पे थे उनकी तरफ मुझे फॉरवर्ड किया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किया। उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस किए उनमें से मुझे 8 उन्होंने क्वेश्चन किए थे मुझसे 10 क्वेश्चंस किए थे और उन 10 में से मुझे 8 क्वेश्चंस जो है वो आते थे। उसमें से भी जो मुझे 2 नहीं आए उसमें से मैंने उनसे कह दिया कि सॉरी मुझे ये नहीं आते। तो उसके बाद चेयरमैन ने मुझसे क्वेश्चंस किए। चेयरमैन ने मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं किए। मोस्टली जो मैंने यही सुना था कि आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं चेयरमैन। तो हर हर जो कैंडिडेट है उसकी स्टोरी डिफरेंट है। हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चनिंग हुई है, हर कैंडिडेट की जो है वो स्टोरी डिफरेंट है। अब चेयरमैन ने मुझसे क्वेश्चन किए मेरी हॉबी के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है? तो मैंने उनको बताया कि मेरी ये हॉबीज हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है वो आगे आपकी क्या गोल्स हैं? आप मतलब क्या पीएचडी, पोस्ट डॉक ये करना चाह रही हैं, आगे-आगे करना चाह रही हैं, आप इसी फील्ड में रहना चाहती हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसी फील्ड में रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आपके लिए एक टिप है कि आपने जेन्युइन रहना है। आपने जो है वो बनना नहीं है उनके सामने कि जी मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत ही अ, हार्ड वर्किंग हूँ और बेशक आप हो, जितना आप हो, आपने वहाँ पर उतना ही प्रेज़ेंट करना है। आपने वहाँ पर उनके सामने बनना नहीं है। वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो हमें देख के हमें जज कर लेते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। तो आपने उनके सामने बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने उनके सामने बिल्कुल जेन्युइन रहना है, जो आप हो आपने उनको वही बताना है। बेशक आपकी जो हॉबी है बीइंग अ गर्ल, आपको अगर आपकी हॉबी जो है वो कुकिंग है, तो आपने वहाँ पे कुकिंग ही बतानी है, वहाँ पर बनने की कोशिश नहीं करनी।
कि जी मेरा तो पीपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं इनको बताती हूँ कि जी मेरी या वो राइटिंग हॉबी है, आर्टिकल राइटिंग हॉबी है, इस तरह की कोई मेरी हॉबीज है, इस तरह नहीं करना, जो आप जेन्युइन हो आपने वो वही वहां पर वही बताना है। और दूसरा जो है, मैं सबको यही कहती हूँ कि जो सीनियरिटी होती है, जो आपसे सीनियर होते हैं, वो आपसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने जो है अपने वहां पर जो सीनियर बैठे, सिर्फ वही नहीं, आपकी लाइफ में जो भी सीनियर्स हैं, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, और आपने उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना। ये भी मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि आपने उनके साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि ये चीज ऐसे है, तो हाँ सर ये चीज ऐसे ही है, अगर ये चीज ऐसे नहीं है तो हाँ ये नहीं है ऐसे। आप अगर हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई साइंटिफिक टर्म है, आपको लगता है कि आपकी आपको जो पढ़ा है वो ज्यादा ये ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर आप भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन है ये ज्यादा बेटर है, मतलब मुझे लगता है कि ये ठीक है। आर्ग्यू नहीं आपने उनके साथ करना, किसी भी चीज पर आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि वो सीनियर हैं। अच्छा, अभी बात करते करते जो है वो मेरे सामने जो उन्होंने डेमो के लिए एक वो रखे होते हैं, प्रिंट पेजेस रखे हुए थे, जिससे उनका दिल चाह रहा था उससे वो डेमो ले रहे थे। तो सामने वो पेजेस रखे हुए थे, तो ऊपर फैन चल रहा था, तो फैन से जो है वो पेजेस नीचे गिर गए। तो जो लेफ्ट वाले टीचर है सर थे, वो मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे, वो मैं उनकी क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, तो अचानक से पेज नीचे गिर गया। तो मैं जो हूँ उस पेज को जो है वो नीचे से ऊपर उठा के ऊपर रखने लगी, तो चेयरमैन ने मुझे कहा कि नहीं आप रुक जाइए, आप बस अपने क्वेश्चन का आंसर दे। तो मैंने कहा ठीक है। अब पेज जो है वो नीचे पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने जब अपना सारा इंटरव्यू सेशन मेरा खत्म हो गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर क्या मैं ये पेज जो है वो उठा के ऊपर रख दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो है वो इसको देख लेंगे, ये हमारा काम है। अब ये हुआ है कि जो मैंने देखा कि मैं जो इतनी मतलब मेरे कॉन्फिडेंस जो है वो शुरू से बिल्ड है बात करने का। अब मैंने जब अपने आप को एनालाइज किया कि 18 में से मुझे राउंड अबाउट बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने स्किप किए थे और सॉरी किया था उनसे। अब जिस स्टूडेंट के जो है वो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, वो ये चीज चेक करते हैं कि आपने उसका स्ट्रेस तो नहीं लिया। अब मेरे जो है वो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं और मैं उनको सॉरी सॉरी कर रही हूँ कि नहीं आता मुझे, ये भी नहीं आता, ये नहीं आता, सॉरी। अब एंड पे लास्ट में मेरे फेस पे एक स्माइल थी, मैंने उनको हर जो है वो क्वेश्चन का आंसर एक स्माइल के साथ उनको दिया है कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। और लास्ट में मैं उनको एक स्माइल से कह रही सर क्या ये मैं पेपर उठा के ऊपर रख दूं। तो वो आगे से मुझे स्माइल पास करके फिर वो कह रहे कि नहीं बेटा, मैं ये हमारा काम है, हम रख देंगे, आप जाए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थैंक यू। और ये कह के मैं बाहर आ गई हूँ, और दैट्स इट, मेरा इंटरव्यू हो गया। बस यहीं तक थी। और उसके बाद अब जो है वो अनाउंस हुआ कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। ठीक है, जी। थैंक यू। अच्छा, अब मिस अनीजा, हम 5 हाँ मिनट का जी। आंसर क्वेश्चन सेशन रखेंगे, क्योंकि बहुत जी। से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस होंगे। तो जो स्टूडेंट्स जी क्वेश्चन बेशक आप। पूछना चाहते हाँ। हैं वो जी। अपना हैंड रेज करें, जी जी, और बेशक आप इस मैं क्वेश्चन नाम आंसर लूंगा। सेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। जी ठीक है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे, फिर मैं उसे अलाउ करूंगा और वो फिर क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग चैट में भी मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जी नूरीन असगर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि बायोटेक्नोलॉजी में से भी काफी आता है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से भी, तो इसके लिए कौन सी बुक से स्टडी करनी चाहिए, लाइक एफएससी के अलावा? क्योंकि आपकी तो हम्म। माइक्रोबायोलॉजी है ना मेन, तो इससे रिलेटेड मेरी हम्म। जोलॉजी है। तो मैं हम्म। मेरे पास मतलब इस फील्ड की इतनी बुक्स नहीं है, इतना मटेरियल नहीं है, तो फिर कहाँ से स्टडी करनी चाहिए? आपकी फील्ड क्या है? पहले आपने मुझे बायोटेक्नोलॉजी बताया और बाद में आप कह रही हैं जूलॉजी। आपकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे? मैम मेरा एमफिल कंटिन्यू है, 3rd सेमेस्टर एमफिल जोलॉजी, तो बीएस जोलॉजी ठीक ही है है मेरा। जी। तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स की चाहिए बुक?
जी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का ना, एफएससी का तो मतलब वो तो बुक्स में से मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आप एक जनरल बुक ले सकते हो, कोई भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि जनरल जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कोई भी एक जनरल बुक आप ले सकते हो वहां से और उसको रीड आउट कर सकते हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कोई क्योंकि सेपरेट जो है वो डिग्रीज हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मेरे नजर में कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ना मैंने आप उसको इस अभी तक रीड किया। आप इस तरह जी। करें, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक्स हैं उनको आप हम्म। इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, या यूनिवर्सिटी में किसी भी बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पहले सेमेस्टर्स के जो बेसिक्स के नोट्स होते हैं उन्हें एक दफ़ा देख लें, या उनसे वैसे एक दफ़ा डिस्कस कर लें कौन से हम्म। सब्जेक्ट्स होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स की ग्लोसरीज, हर सब्जेक्ट की ग्लोसरी जो होती है वो बहुत हेल्प करती है उस सब्जेक्ट को समझने में। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू मैम। और जी, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के उन्होंने सॉफ्टवेयर पूछे हुए थे, क्या तो आपको पता होगा ये फास्टा फॉर्मेट वगैरह, उन्होंने ये सब कुछ पूछा होता है कि फास्टा फॉर्मेट आप कहाँ पे यूज करते हो, और जो एक एन टू एन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग वगैरह, उन्होंने प्रोटीन प्रोटीन सीक्वेंसिंग ये पूछा होता। तो थोड़ा सा ये जो सॉफ्टवेयर का है ना, इनका नॉलेज थोड़ा सा लें। आपके एमफिल के थोड़े कोई कोलीग होगा एमफिल का बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, एमफिल बेस्ड आप जो है वो नॉलेज लें, मैं आपको ये कहूंगी, क्योंकि जो है बेसिक्स तो डेफिनेशन होंगी, आप सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर से एमसीक्यू थे इस दफा आए हुए, और जो इस दफा वाला जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा रिसेंट नॉलेज के ऊपर था। जी। यस मैम, और थैंक यू सो मच। इकरा, नो प्रॉब्लम। इकरा आपने हैंड रेस किया था। इकरा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी यही क्वेश्चन करना था कि अगर हम जो दूसरे फील्ड्स हैं, लाइक अगर हम बीएस जो एग्री साइंस वाले हैं उसमें इंट्रोडक्टरी कोर्स करवाए जाते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी करवाया जा रहा है, बॉटनी का, zoology का, तो अगर हम जी। उनको शेयर कर लें तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। जी, मैंने अपना जो इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि मैंने स्टार्टिंग में, आपने एग्रीकल्चर बोला है ना, जी डिस्कशन हो मैम। रही है। जी हेलो। जी बच्चे, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन हो रही है। आप आवाज क्लियर है? जी। जी, तो मैंने जब अपना ये सेशन स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी बेसिक कोर्सेज किए थे, जिसकी वजह से मेरी दूसरी फील्ड की तैयारी हो गई थी। तो आपको भी जो बॉटनी जोलॉजी जो भी बेसिक पढ़ाया जा रहा है, आपने उनके नोट्स जो है वो संभाल के रखने हैं, वो आपने टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पढ़ने हैं। उनका जो नॉलेज होता है वो इनफ होता है बेसिक, क्योंकि बायोलॉजी में उनका वो जो बेसिक बेसिक पूछा जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं उनका पूछा जाता है जो बाकी है बॉटनी वगैरह। ठीक है। जी मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अली नवाज कह रहे हैं कि सर एंटोमोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। देखें, जब भी आप पीपीएससी में अप्लाई करते हैं, आप उस जॉब का लिंक ओपन किया करें अप्लाई ऑनलाइन में, और उसको देखा करें कि एजुकेशन में कौन कौन सी डिग्री का सेट अवेलेबल है। अगर एंटोमोलॉजी अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एंटोमोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये कह देना कि एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है, ये बात गलत है। ये बात हम्म। दरअसल गलत है कि एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो लेक्चरर में अप्लाई नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर टू मेजर वेरी करता है। ठीक है, पीबीजी वाले जो हैं ये भी लेक्चरर
बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीबीडी तो आप वाले लोग, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी और लेक्चरर बॉटनी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है, तो जी मैं आप लोग जो हैं, आप लोग जो हैं वो परेशान ना हुआ करें, पीपीएससी की वेबसाइट ओपन किया करें, उस जॉब का फॉर्म फिल किया करें, फीस ना भी सबमिट करवाएं, अभी फॉर्म फिल करें, एजुकेशन वाला जो सेट है उसे ओपन करें, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन सी डिग्री एलिजिबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, फरहत नूरीन, फरहत नूरीन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जोलॉजी वाले बॉटनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मैंने आपको अभी बता दिया। और इसके अलावा सर पेपर कब तक होने के चांसेस हैं? अभी तो बायोलॉजी की एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। ठीक है, तो जोलॉजी की मेरे ख्याल से आई थी अभी, या नहीं थी आई? जी zoology और बॉटनी की आई थी। जी और जोलॉजी और बॉटनी, हाँ जी, अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट नवंबर में आई है तो पेपर जनवरी के एंड तक हो जाएगा या फरवरी ये स्टार्ट में। फरवरी में होंगे, तकरीबन जी फरवरी के स्टार्ट में लेक्चरर के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। आपने कहा है कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो है, वो मुझ में भी है, अच्छे से मैं बात कर सकती हूँ, इंग्लिश फ्लो होना चाहिए, वो भी है। लेकिन एक चीज जो मुझे डराती है वो है डेरिवेटिव क्वेश्चंस। क्या वहां पे आपसे कोई मतलब हमारा एक साइंस बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड में लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, मैं उनको बताती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन से एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड बनना, फिर मैं थोड़ा डॉगमा की तरफ जाती हूँ, फिर वो इससे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्या ऐसे चांस है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाले? क्योंकि मेरे एक टीचर थे, हाँ उन्होंने जी। बॉटनी का टेस्ट क्लियर किया था, तो उन्होंने हमें आके स्टोरी बताई कि मेरे से सारा इंटरव्यू जो है वो डेरिवेटिव किया है, और अब मैं कहीं भी ड्रॉप हो रहा था तो वो सिर्फ डेरिवेटिव क्वेश्चन की वजह से। तो जी आपसे भी पूछे गए कोई डेरिवेटिव क्वेश्चन? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसके बारे में बताना आपको भूल गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये भी आपको एक टिप है सबको जो भी मुझे सुन रहे हैं कि आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। डेरिवेटिव क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं। आपको अगर जीन पूछी गई है, आपने सिर्फ जीन को बताना है। आपने नहीं बताना जीन का आगे क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, नहीं। आपको पूछा ना उन्होंने व्हाट इज़ जीन, सिर्फ जीन को डिफाइन करें, दैट्स इट। आपने उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना। आपने सिर्फ उसका राउंड अबाउट 1 मिनट का आपने उसको आंसर दे देना है। आपने उसको लंबा-चौड़ा तमहीद नहीं वहाँ पे बाँधनी कि जीन होती है, ये डेफिनिशन है इस चीज़ का, ये साइंटिस्ट ने इसको ये कहा था, ये अगर एप्लीकेशन इसका ये रोल है, नहीं बताना। सिर्फ उसको चीज़ को डिफाइन कर देना है। मेरे से भी डेरिवेटिव क्वेश्चन हुए थे। उन्होंने मुझे पहले तो मैं ये भी मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया था, आपने टू द पॉइंट आंसर्स करने हैं। आपने उनको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अब उन्होंने पहले तो मुझसे जो है वो टू दी पॉइंट जो उन्होंने मुझे पूछा मैं टू दी पॉइंट को आंसर करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। अब एक उन्होंने मुझसे पूछा क्वेश्चन काउंटर स्ट्रेन क्या होती है? तो अब काउंटर स्ट्रेन में मैं आपको आपकी फील्ड क्या है बच्चे? जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है? मैं बॉटनी से हूँ। जी, तो प्रैक्टिकल में एक यूज़ करते हैं हम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन। उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि काउंटर स्टेन क्या होती है? तो मैंने उनको बताया कि प्राइमरी स्टेन के बाद जो है वो काउंटर स्टेन हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो प्रक्रिया को डिफरेंशिएट कर सकें या उनके स्ट्रक्चर को जो है डिफरेंशिएट कर सकें और ज़्यादातर हम इसको जो है काउंटर स्टेन को यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग में। अब ये वर्ड मैंने उनके सामने यूज़ कर दिया ग्राम स्टेनिंग का। हालाँकि मेरा क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे मैं उनको डिफरेंशिएशन का पॉइंट बता रही हूँ। अब उन्होंने फिर पकड़ लिया आगे ग्राम स्टेनिंग को। अब यहाँ से डेरिवेटिव क्वेश्चनिंग मेरी शुरू हो गई। देन ग्राम स्टेनिंग, देन उससे फिर आगे जो है उसी में से आगे-आगे उन्होंने मुझसे 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए डेरिवेटिव।
इसलिए आपने जो क्वेश्चन हो रहा है, और हाँ, डेरिवेटिव को मैं आपको पूरे सेशन में मैंने आपको यही बात बताई है कि आपने मेंटली अटेंटिव रहना है। डेरिवेटिव को आप अपने लिए यूज भी कर सकते हो। एक तरफ से तो इसका नुकसान भी है कि आपने एक चीज का लंबा चौड़ा आंसर दे दिया और उसमें से आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसी में से जो आपको ना आता हो। एक तो ये बात होगी। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आपको लगता है कि ये मुश्किल पॉइंट है, आप इतना तो समझ सकते हो ना कि अगर आपसे प्रमोटर पूछा गया है तो लगता है कि जी मुश्किल है, अगर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी तो मैं फंस जाऊंगी, तो आपने उसका सिर्फ उतना ही आंसर कर देना है 1 से 2 लाइन का। अब कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये चीज क्या होती है और आपको लगता है कि ये फील्ड थोड़ी सी आसान है, अगर इसमें से मुझसे डेरिवेटिव हो भी जाता है तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट होगा, मैं इससे आगे आंसर्स कर सकती हूँ। तो वहां पे मैं कहूंगी कि आप वहां पे उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि वो उसमें से ही कोई पॉइंट पकड़े, आप उसकी क्वेश्चन के आंसर दे, फिर आप उसकी लगता है कि ये भी इसने मुझसे आसान कर लिया है, फिर आप उसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें उसमें से, तो वहां पे आपको डेरिवेटिव क्वेश्चनिंग हेल्प कर सकती है। तो लेकिन पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो है टू द पॉइंट ही आंसर करें। समझ आया आपको? यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। और आपने मेंटली अटेंटिव बहुत रहना है, मेंटली अटेंटिव रहना है। जो मैंने आपको कहा ना कि डेरिवेटिव क्वेश्चनिंग आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकती है अगर आप उस फील्ड में अच्छे हो। आप जानबूझ के भी वहां पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे सकते हो कि जी मैं इस फील्ड में स्ट्रांग हूँ, अगर मुझसे यहाँ से डेरिवेटिव हो भी सकती है तो हो सकता है कि अगले इससे 6 से 7 क्वेश्चन हो वो मुझे सारे आते हो। क्लियर? मैम एक और बात पूछनी है मुझे। जी। मैम ये जो प्रेजेंटेशन होती है, क्या जो प्रेजेंटेशन होती है वो किसी भी टॉपिक से हो सकती है, या हमें वो ऑप्शन देते हैं कि दे दें? मतलब हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मैं एफएससी में थी, उन्होंने टेस्ट दिया और उन्होंने टेस्ट टॉप किया था। उस वक्त बॉटनी का या बायो का था, ये मुझे नहीं याद, लेकिन उनसे उन्होंने मार इसमें खाई थी कि उनसे जो है प्रेजेंटेशन ली गई थी और प्रेजेंटेशन में वो टॉप हो गए थे। तो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन में जाके वो फ्लॉप हुए हैं। कोई ऐसे टॉपिक उन्होंने उठाया जो उन्हें नहीं आता था। मतलब एक इंसान जो हम्म, टॉप कर रहा है टेस्ट, वो पता नहीं फेल हम्म, कैसे हो सकता है, सोचने की बात भी है। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। या तो वो आपको टॉपिक खुद देते हैं, अगर तो वो टॉपिक आपको खुद देते हैं उसके अंदर आपसे प्लस माइनस हो जाए तो इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, मुझसे डेमो नहीं ली गया ना मुझसे प्रेजेंटेशन ली गई है, मुझसे चेयरमैन ने जो है वो मेरी पर्सनल में मैंने आपको बताया अपने सेशन में कि उन्होंने मुझसे मेरी हॉबीज वगैरह पूछी और ये कुछ पूछा, उन्होंने मुझसे डेमो नहीं लिया ना उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज पूछी। तो डेमो अगर तो वो क्वेश्चनिंग करती हैं, वो कहते हैं कि आपने इस टॉपिक की फिर देना है तो आपको वो टॉपिक आना चाहिए। और मोस्टली वो खुद जो टॉपिक देते हैं वो आसान ही होता है। जैसे लाइक मैंने जिनसे पूछा है डेमो, उन्होंने पूछा है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स पे डेमो दे दें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे डेमो दे दें। सिंपल सिंपल ही टॉपिक्स होते हैं। अब दूसरी जो पॉइंट है वो है अगर वो आपसे डेमो देने के लिए कहते हैं कि आप अपना टॉपिक खुद सिलेक्ट करें, है वो टॉपिक एक टॉपिक जो है आप दो टॉपिक आपने घर से खुद से प्रिपेयर करके जाने, मैं भी करके गई थी। 5 मिनट की 2 से 3 मिनट की जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे सको और उस 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसका सारा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बता सको। दो टॉपिक आपने पहले से खुद से प्रिपेयर करके जाने हैं कि अगर वो आपसे कहें कि प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक आप खुद सिलेक्ट करो और हमें उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दो, तो वो दो टॉपिक आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए जिनमें से आप कोई एक फटाफट उनसे कहो कि मैं एंजाइम्स पे दूंगी और एंजाइम्स की आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देने। अब ज्यादा नेगेटिव जो इफेक्ट आता है वो इस फील्ड में आता है कि आप खुद टॉपिक सिलेक्ट करो और उस टॉपिक में भी आप अपना अच्छा प्रेजेंट ना कर सको। वो फिर वहां पे आपका नेगेटिव साइड एस्पेक्ट ये आता है कि कैंडिडेट ने एक तो टॉपिक खुद सिलेक्ट किया और जो खुद सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी उसको कमांड नहीं थी। तो ये इस चीज से बचना है, जो आपने टॉपिक अगर तो खुद सिलेक्ट किया है तो आप कमांड होनी चाहिए। अगर आपने एंजाइम सिलेक्ट किया है तो सिर्फ एंजाइम्स में एफएससी वाला 3rd चैप्टर ही नहीं आता, उसमें सारे जो उसमें ग्रेजुएशन लेवल के जो है वो एंजाइम्स आते हैं। आपने ग्रेजुएशन लेवल को ध्यान में रखना है, आपने ये नहीं रखना
कि मैंने जी सेकंड ईयर को पढ़ाना और मैं सेकंड ईयर को पढ़ाने के लिए जो है सिलेक्ट हो रही हूँ, तो मुझे बस थर्ड चैप्टर आ गया, ये मोर देन इनफ है। अगर आप कोई टॉपिक वहाँ पे प्रिपेयर करके जा रही है प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आपने उसको मास्टर्स लेवल का प्रिपेयर करके जाना है कि अगर वो आपसे इस टाइम ट्रांसपेरेंस किसी भी टाइम का पूछे तो आपको वो आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो लोग मार खाते हैं प्रेजेंटेशन में कि उन्होंने एक तो टॉपिक भी खुद सिलेक्ट किया होता है, उसको कमांड नहीं होती, क्योंकि उन्होंने टॉपिक जो है वो एफएससी की बुक लेवल तक ही प्रिपेयर किया होता है, उसको मास्टर्स लेवल का प्रिपेयर नहीं किया होता। और वो जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो उसको चेक कर रहे होते हैं मास्टर्स लेवल की, कि आपको ने कोई भी जो टॉपिक चेक किया आपने सेलेक्ट किया कि आपको मास्टर्स लेवल की कमांड होनी चाहिए। क्लियर? थैंक यू इज दैट मैम। क्लियर? किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सम अप करूंगा आज के सेशन को। थैंक यू सो मच मैम अनीजा शफकत, सर आप तो ना मुझे मैम के हैं, आपने आपकी अपना तो टाइम स्टूडेंट हूँ। निकाल के। नहीं, अब आप मैम ही हैं। नहीं नहीं, आपकी मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मैम के हैं काइंडली। थैंक यू सो मच, आपने आज संडे में टाइम निकाल के जो है हमें गाइड किया। नो प्रॉब्लम, वेलकम। आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे इनवाइट किया। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी गाइडेंस चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं हमेशा गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि किसी को भी किसी भी स्टेप पे कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं उसको वो प्रोवाइड करूँ। और कोई भी हर्डल आ रही होगी तो मैं उसको जो है वो क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।